नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डी बुक्स में। आज हम लेकर आए हैं रोमांच, रहस्य और सस्पेंस से भरपूर कहानी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं पूरे चांद की रात की यह रोमांचक ऑडियो बुक। पार्ट 2। इस हकीकत को भुलाकर किया कि उसकी मौजूदा हैसियत, जात औकात बनाने वाला शख्स मैं था। उसे गटर से उठाकर संपन्नता और सम्मान के ऊंचे सिंहासन पर स्थापित करने वाला मैं था। एकाएक वो इतना बेचैन हो उठा कि उठकर टहलने लग गया। सुनील खामोशी से उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। जानते हो, एकाएक वो ठिठका और बोला, कुत्ते और आदमी में बुनियादी फर्क क्या होता है? नहीं, सुनील बोला, क्या फर्क होता है? तुम किसी भूखे कुत्ते के लिए दया भाव दिखाओ और उसे रोटी खिलाकर मरने से बचाओ तो वो तुम्हें कभी नहीं काटता। ये फर्क होता है कुत्ते और आदमी में। वेरी वेल सेड सर। जिस इजाद से मेहता इंजीनियरिंग वर्क्स की बुनियाद पड़ी, औकात बनी, वो इस वक्त करोड़ों की कीमत की है, जिसे अकेले हड़प जाने का मेरे वर्किंग पार्टनर का मंसूबा है। कैसे रोकेंगे? बलदेव बताएगा। जी भाई, तुम्हारा बॉस बताएगा न, जिसके साथ काउंसलिंग के लिए मेरी भांजी ने मुझे खास तौर से भेजा है। वो तो यहां है नहीं। तो तुम बताओ। मैं? जब तुम्हारे बॉस ने इस मामले में अपनी पावर्स तुम्हें डेलीगेट की हैं, तो और कौन? सर, ये कानूनी मुद्दा है जिसका कोई माकूल हल कोई वकील ही सुझा सकता है। तो एंगेज करो। शहर का जो टॉप वकील हो उसे एंगेज करो। मैं करूं? बट ऑफ कोर्स, तुम्हारे बॉस ने जो भरोसा तुम पर जाहिर किया है, उस पर खरा उतर कर दिखाओ। मेरे पार्टनर और उसके भौंपा वकील से मेरा पीछा छुड़ा के दिखाओ। मेरी धंधीवानी बीवी से मेरा पीछा छुड़ा के दिखाओ। यानी कि जो बोले वो ही कुंडा खोले। क्या? आप प्लीज बैठ जाइए। वो धम्म से वापस अपनी कुर्सी पर ढेर हुआ। अपनी बीवी को आपने धंधीवानी कहा? बराबर कहा। वो सख्ती से बोला, और दुरुस्त कहा। उसकी धन की दीवानगी दूर करने के लिए कोई रकम मुकर्रर की आपने? हाँ, 1 करोड़ रुपया नकद और सनातन रोड, इकबालपुर वाली 12 नंबर कोठी, जिसकी वो पहले से ही मालकिन बनी बैठी है। रकम 30,000 माहना के अलावा? हरगिज नहीं। कुल जमा 1 करोड़, एक मुश्त। मुकम्मल पीछा छोड़ने के लिए मुकम्मल रकम। उसे सेटलमेंट कबूल न हुआ तो जाए भाड़ में। भले ही वो अपना ये दावा बरकरार रखे कि आपका दिमागी तवाजन खराब है, जिसकी वजह से आप पर गंभीर हत्यारी प्रवृत्ति हावी है। आपको खुद अपने आप से प्रोटेक्शन की जरूरत है, और वो प्रोटेक्शन आपकी बीवी ही आपको मुहैया करा सकती है। उससे हामी भरते न बना। कोई दावा करना जुदा बात होती है, और उसको खरा साबित करके दिखाना जुदा बात होती है। क्या वो अपने दावे को साबित कर सकती है? उसने फिर जवाब न दिया। उसके चेहरे पर गहन हिचकिचाहट के भाव आए। यानी कि सुनील धीरे से बोला, ढोल में कहीं न कहीं तो पोल है। मुंबई में मैं नींद में चलने लगता था, वो चिंतित भाव से बोला, और इस बात से वो वाकिफ है। इससे ये कहाँ साबित होता है कि आपके दिमाग में नुक्स है? नींद में चलते मैंने किचन से ये लंबा चाकू कब्जाया था और उसके साथ उसके बेडरूम में दाखिल होने की कोशिश की थी। कितना अरसा हुआ इस वाक्य को? 10 महीने। उसके बाद से ऐसा कुछ न हुआ। न सिवाय ऐंठन के उस दौरे के जो अभी तुमने पढ़ता देखा था और कभी कभार पढ़ता है, लेकिन खुद ही ठीक भी हो जाता देखा।
कभी कभार नहीं भी होता। तो क्या करते हैं? गोली खाता हूं। आपका पार्टनर इस वक्त कहाँ है? मेरी कोठी में मेरा मेहमान है। वकील भी वहीं है। 3 दिन से वो दोनों वहीं हैं और मैं तुम्हें भी वहां मौजूद देखना चाहता हूं। जी, आज तुम्हारा डिनर मेरे यहां है। 7 बजे पहुंच जाना। लेकिन मैं वकील से कैसे निपट सकता हूं? वकील तो निपट सकता है। हाँ, वो तो लेके आना। किसी भी बड़े से बड़े, काबिल से काबिल वकील को साथ लेके आना। फीस मैं भरूंगा। मुंह मांगी, बिना हुज्जत के। ओके। सुनील ने अनमने भाव से सहमति में सिर हिलाया। और भले ही किसी डॉक्टर को साथ लेके आना जो मेरा मुआयना करके ये स्थापित कर सके कि मैं पागल नहीं हूं। जनाब, पागल हो आपके दुश्मन। भांजी कहती है कि आखिरकार होंगे। अच्छा, ऐसा कहती है वो? हाँ, क्योंकि उसका ज्योतिष का ज्ञान ऐसा कहता है। मेरे मस्तक की रेखाएं ऐसा कहती हैं कि आज रात आर या पार कुछ न कुछ होकर रहेगा, अगरचे कि कोई 5 अक्षरों के नाम वाला व्यक्ति मेरा साथ दे। जनाब, शाम तक तो मलिक साहब भी आ जाएंगे। आने वाले आते रहते हैं, अहम वो हैं जो आ चुके हैं। यानी कि मैं? हाँ, तुम मुझे पसंद आए हो। यूं समझो कि बूढ़े बैल के मुकाबले में मुझे नौजवान घोड़ा पसंद है। बूढ़ा बैल? तुम्हारा बॉस? मेरा दोस्त बलदेव कृष्ण मलिक। नौजवान घोड़ा? तुम? बाई दी वे, आपके हाउस होल्ड में और कौन कौन है? एक छोटा भाई है, शिवनाथ बंकाला। मेरे बाद मेरा वारिस वो ही होगा। और भांजी? उसे मेरे विरसे की जरूरत नहीं। सिद्धांत सोलंकी नाम के जिस लड़के से उसकी कोर्टशिप चल रही है, वो पैसे वाला है। उससे शादी कर लेने के बाद उसे मेरे पैसे की जरूरत नहीं होगी। आई सी। सच पूछो तो मुझे ये बात सिद्धांत ने ही सुझाई थी कि मुझे नई वसीयत करनी चाहिए थी जिसमें कि आस्था का जिक्र न हो। शादी न हो सकी या शादी के बाद निभ न सकी तो भांजी का क्या होगा? ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर नई वसीयत लिख दूंगा। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। वो सख्त काया। वक्त बड़ा जालिम हाकिम है, उल्टी मार मारता है तो वार्निंग नहीं देता। मैं समझा तुम्हारी बात। तो फिर मैं एक ट्रस्ट बनाने का प्रबंध करता हूं जिसके हवाले मेरी तमाम चल और अचल संपत्ति होगी, और ट्रस्ट को होने वाली आमदनी का वाहिद हकदार तब तक शिवनाथ बंकाला को मुकर्रर करता हूं जब तक कि आस्था सिद्धांत से विवाहित रहती है। अगर उनमें तलाक हो जाता है तो आमदनी में दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। ये ठीक रहेगा? जी हाँ। भांजी मां जाए जितनी करीबी तो नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी कोई गैर तो नहीं। शिवनाथ बंकाला धीरे से बोला, मेरा मांजाया नहीं है। अच्छा। मेरे पिता ने 2 शादियां की थीं। पहली बीवी मेरी मां थी, दूसरी शिवनाथ की मां थी। लिहाजा शिवनाथ आपका सौतेला भाई है, लेकिन सगे जैसा। 2 शादियों का रिवाज मालूम होता है आपके कुनबे में। भाई, हम आदिवासी हैं। बहुपत्नीवाद हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा ऐसा रिवाज है जिसमें मुल्क का कायदा कानून भी दखलंदाज नहीं हो सकता। बढ़िया। खुदा ने आदमी के बच्चे के 2 पहलू बनाए हैं, तो दोनों को गर्म करने के लिए ज्यादा नहीं तो 2 तो होनी ही चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो। आपके सौतेले भाई को, शिवनाथ बंकाला को मालूम है कि वो आपका इकलौता वारिस बनने वाला है।
हाँ, मालूम है। उसे इस बात से मायूसी नहीं होगी कि आपने अपनी संपत्ति का सीधे उसे मालिक बनाने की जगह संपत्ति ट्रस्ट के हवाले कर दी। होनी तो नहीं चाहिए, होती है तो हो, क्योंकि खुद उसकी भलाई भी बात में है। ऐसा क्यों? मेरी विपुल धन संपत्ति को हैंडल करने की काबिलियत उसमें नहीं है। दौलत सीधे उसके हाथ में आ गई तो सब उड़ा देगा। क्यों? कोई ऐब करता है? औरतों का रसिया है? जुआ खेलता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सनकी है। गुस्ताखी माफ जनाब। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे मेंटल कहना चाहते हो लेकिन उसकी इज्जत रखने के लिए सनकी कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सनक की किस्म कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तंदुरुस्ती को लेकर है। हर वक्त उसे फिक्र लगी रहती है कि उसे कुछ हो न जाए। बात का बतंगड़ बनाने की आदत पड़ गई है। जरा खांसी आ जाए तो सोचने लगता है तपेदिक है। बदपरहेजी की वजह से कभी पेट में कुछ होने लगे तो उसे अंदेशा होता है कि ट्यूमर है। ठंडी हवा के एक झोंके से उसे निमोनिया का अंदेशा होने लगता है। जरा सिर दर्द हो तो ब्रेन हैमरेज का तसव्वुर करने लगता है। ऐसे शख्स को हाइपोकोंड्रिया कहते हैं। अच्छा, जी हाँ। जो समझता है कि या तो वो पहले से बीमार है या किसी भी घड़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाला है। जनाब, जिसे आप उसकी सनक बता रहे हैं, हकीकतन वो एक बीमारी है। बीमारी है? फिर तो इलाज भी होगा। होगा। मैं बोलूंगा उसे किसी काबिल डॉक्टर के पास जाने के लिए। करता क्या है? मेरा मतलब है उसकी आमदनी का जरिया क्या है? नौकरी जैसा कोई स्टेडी जरिया तो नहीं है। अलबत्ता शेयरों की खरीद फरोख्त में भारी दिलचस्पी रखता है। लेकिन इस धंधे में भी आजकल उसकी तकदीर उसका साथ नहीं दे रही, इसलिए आजकल चिड़चिड़ाया रहता है और उन लोगों से कुढ़ता है पैसा कमाने के सिलसिले में जिनकी उस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं। जैसे कि आप। हाँ हाँ, बोला आपने। हाँ भाई, जो हकीकत है उसको कैसे नकारूं? आप हकीकत से वाकिफ हैं, इसका मतलब है अपने ऐसे ख्यालात वो आपसे छुपाता तक नहीं। अपनी तरफ तो कोशिश करता है, लेकिन मन की बात जब शक्ल पर ही छपी हो तो कोशिश क्या करेगी? बावजूद इसके कि वो जानता है कि वो आपकी जायदाद का इकलौता वारिस बनने वाला है। भाई, जो कुछ वो कहता करता है किसी बदनीयती के तहत नहीं करता, बस बना ही ऐसा हुआ है। अक्ल ही इतनी है। जिसका मन साफ हो उसके लिए फरेब करना मुश्किल होता है। आपकी बातों से लगता है उसके मिजाज से आपको कोई परेशानी नहीं। ठीक लगता है। होने वाली बीवी के बारे में क्या कहते हैं? किस सिलसिले में? अपनी धन संपत्ति के सिलसिले में। मेरी दौलत में उसका कोई दखल नहीं होगा। ये बात हम दोनों में पहले ही सेटल हो चुकी है। उसकी जिद है, बल्कि शादी की अहमतरीन शर्त है कि मैं उसके साथ तहरीरी करार करूं कि मेरी जिंदगी में बतौर मेरी बीवी उसका मेरी दौलत से कोई लेना देना नहीं होगा, ताकि ये स्थापित हो सके कि उसने मेरी दौलत पर निगाह रखकर मेरे से शादी करना कबूल नहीं किया। आपको ऐसा करार कबूल होगा? भाई, शादी करनी है तो कबूल करना ही पड़ेगा। दौलतमंद शख्स की मुफलिस बीवी, ये नई मिसाल होगी अपनी किस्म की। जरा शादी हो ले फिर देखना। सुनील ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसे मंद मंद मुस्काता पाया। लगता है वो बोला होने वाली बीवी को उसी के गेम में मात देने का कोई तरीका पहले ही सोचे बैठे हैं।
ठीक लगता है। क्या क्या करेंगे आप? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर भी कुछ नहीं। फिर भी ये समझ लो कि मेरे पर आश्रित रहने वाला कोई शख्स रुपए पैसे से मोहताज या महरूम नहीं हो सकता। आईसी। इसका सबूत ग्रेसी भटनागर है। वो कौन है? मेरी सेक्रेटरी है। मेरी वफादार सेक्रेटरी है। ट्रस्ट के अलावा मैं उसके लिए ये प्रावधान छोड़ के जाऊंगा कि उसे 20 लाख रुपए नकद और एक मुश्त मिले ताकि मेरे बाद मजबूरन उसे कोई काम न करना पड़े, मर्जी हो तो बेशक करे। काफी एहसान मानने वाले और वफादारी की कदर करने वाले शख्स हैं आप। हाँ, वो अनमने भाव से बोला। फिर भी मौजूदा बीवी को आपकी कदर न हुई। मेरी बदकिस्मती या उसकी? अब मैं अपनी जुबानी इस बाबत क्या कहूं? आपने अभी फरमाया था कि आस्था का होने वाला पति सिद्धांत सोलंकी खुद ये चाहता है कि आपके विरसे से आस्था का कोई लेना देना न हो, लेकिन बाजरिया ट्रस्ट आप कोई लेना देना बना के रखना चाहते हैं। यूं सिद्धांत की मर्जी तो न चली, उसकी मंशा तो पूरी न हुई। उसे खबर नहीं लगेगी कि उसकी मंशा पूरी नहीं हुई थी, आस्था को भी नहीं लगेगी। खुदा खैर करे, आपकी मौत के बाद तो लगेगी। अरे बेटा, आप मरे जग प्रलय। मेरे न रहने के बाद पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी क्या मुझे खबर लगेगी? सही फरमाया आपने। आस्था को लेकर मेरी प्रॉब्लम ये है कि कई नौजवान लड़के महज इसलिए उससे यारी गांठने की कोशिश में लगे रहते हैं कि वो एक ऐसे दौलतमंद शख्स की भांजी है जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं। ऐसे लड़कों को दफा रखने के लिए ये प्रचार जरूरी है कि आस्था मेरी वारिस नहीं बनने वाली। सिद्धांत सोलंकी ऐसा लड़का नहीं है। नहीं है। वो खुद पैसे वाला है, इसलिए दूसरे के पैसे का तलबगार नहीं। क्या पता चलता है? क्यों नहीं पता चलता? तुम ये बात भूल रहे हो कि उसी ने तो मुझे ये राय दी थी कि मैं कोई वसीयत करूं तो यूं करूं कि आस्था का मेरे विरसे से कुछ लेना देना न हो। फिर भी क्या पता चलता है? फोकट में हाथ आते दिखाई देने वाले माल का अपना ही आकर्षण होता है। आज रात तुम्हारी सिद्धांत से भी मुलाकात होगी, परखना कि उसे ऐसे माल का आकर्षण है या नहीं। बहरहाल वो एकाएक उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ। बलदेव को नमस्ते बोलना और बोलना कि उससे मिलकर मुझे खुशी होती, लेकिन न मिल पाने के कोई खास दुख नहीं हुआ। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, कर्टसी सुनील चक्रवर्ती, यही नाम बताया था ना? जी हाँ। गुड, शाम को मिलते हैं। एक बात, सिर्फ एक बात और बता के जाइए। पूछो। आप फिर शादी करने जा रहे हैं? इसमें क्या इस बात का भी कोई दखल है कि पहली बीवी आपको औलाद का मुंह न दिखा सकी? हो सकता है। इस बार ऊपर वाले ने मेहर की, उसको आपका साहिबे औलाद बनना कबूल हुआ तो आपकी वसीयत का या आपके बनाए ट्रस्ट का क्या स्टेटस होगा, उस बात में अभी टाइम है। तब की तब देखी जाएगी। नई बीवी आपकी संपत्ति में शिरकत नहीं चाहती। यकीनन औलाद के लिए भी उसका यही रवैया तो नहीं होगा। औलाद क्या अकेले उसकी होगी? लिहाजा कुछ करेंगे। ट्रस्ट भंग करके नया ट्रस्ट बनाएंगे, नए प्रावधानों के साथ नई वसीयत करेंगे। देखेंगे, अभी टाइम है। सुनील ने उठकर आगे बढ़कर खुद निकास द्वार खोलकर उसे वहां से रुखसत किया।
उसके पीछे उसने महसूस किया कि कमरा उन 3 सिगरेटों के धुएं से महक रहा था जो उसने आस्था के इंतजार में और उसकी मौजूदगी में वहां पिए थे। थोड़ी देर के लिए खिड़की खोल देने की नीयत से वो उसके करीब पहुंचा। उसने ब्लाइंड्स को एक ओर सरकाया और खिड़की के शीशे में से सहज ही उसकी निगाह नीचे सड़क पर पड़ी तो उसने आदित्यनाथ बंकाला को एक कार में सवार होते पाया। उसकी कार के वहां से रवाना होते ही एक सफेद रंग की आल्टो को उसने बंकाला की कार के पीछे लगाते पाया। वो खिड़की पर से हटा और झपट कर मलिक साहब की एग्जीक्यूटिव टेबल के पीछे पहुंचा जिसके एक दराज में जानता था कि एक दूरबीन पड़ी होती थी। उसने दूरबीन वहां से निकाला और वापस खिड़की पर पहुंचा। सफेद आल्टो तब तक सड़क पर काफी आगे निकल गई थी, फिर भी उसने दूरबीन के जरिए उसकी पिछली नंबर प्लेट पर लिखा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर साफ पढ़ा। 2GA 51,971। उसने खिड़की का पल्ला थोड़ा सा खोला, लौटकर दूरबीन वापस यथास्थान पर रखी और फिर फोन उठाकर उस पर रमाकांत का नंबर डायल करने लगा। रमाकांत के लिए मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड से RJ2GA 5197 नंबर की आल्टो के मालिक का नाम पता निकलवा लेना मामूली काम था। कॉल लगी। उसने रमाकांत को उस रजिस्ट्रेशन नंबर की बाबत बताया। पता तो लग जाएगा काका बल्ली, रमाकांत बोला कि कार किसकी है लेकिन टाइम लगेगा। क्यों? कोई आदमी नहीं है। तू जल्दी मचाएगा तो तेरे वड्डे भापा जी को ही अथॉरिटी के ऑफिस जाना पड़ेगा। कोई आदमी क्यों नहीं है? आज रात राकेश की शादी है। सब उसमें शामिल होने के लिए चले गए। ये तो बुरा हुआ। क्यों? तेरा रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई खास काम अटक गया। मैं चाहता था तुम्हारा कोई आदमी इकबालपुर जा पाता। किस लिए? वहां के एक बाशिंदे को चेक करने के लिए। कौन बाशिंदा? सुनील ने उसे सुदेश बंकाला की बाबत बताया। तो बाशिंदी बोल न, रमाकांत बोला। सारी, आज तो प्यारियों कोई नहीं जा सकता। कल के लिए कहो तो कोई इंतजाम करूं? खबर करूंगा। लेकिन मुंबई का कोई काम हो तो वो तो तुम घर बैठे फोन से ही करा सकते हो। नहीं? हाँ, काम बोल। सुनील ने उसे विष्णु मेहता की बाबत बताया। ठीक है, रमाकांत बोला। शाम तक हो जाएगा ये काम। क्यों? लूट मची है। 7 बजे मेरी कहीं हाजिरी है जहां विष्णु मेहता से मेरी मुलाकात होगी जो भिड़ंत में तब्दील हो सकती है। उसकी बाबत कोई डैमेजिंग बात तुम मुझे 7 बजे से पहले पता करके दोगे तभी तो वो मेरे काम आएगी। माजरा क्या है? सुनील ने बंकाला से संबंधित माजरा बयान किया। मैं समझ गया तेरी बात और तेरी जरूरत। रमाकांत बोला, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जो मालूम होगा उसे फौरन गोली की तरह तुझे ट्रांसफर करूंगा। शुक्रिया वड्डे भापा जी। मेंशन ना टिकाले। सुनील ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा, फिर बड़ी शान से घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और अर्जुन को तलब किया। उसके वहां पहुंचने से पहले वो मलिक साहब की कुर्सी पर जा बैठा। अर्जुन ने उसे वहां बैठा देखा तो उसके नेत्र फैले। बैठो। सुनील मलिक साहब की धीर गंभीर आवाज की नकल करता बोला। बैठता हूं गुरुजी। अर्जुन बोला। सुनील ने घूर कर उसे देखा। आई मीन अर्जुन बड़बड़ाया, सर। थैंक यू सर। तुमने फौरन इकबालपुर जाना है। यस सर। इकबालपुर यहां से 165 किलोमीटर दूर है। कंपनी की गाड़ी में जाओगे तो 2-2.5 घंटों में पहुंच जाओगे।
कंपनी की गाड़ी कौन दिलवाएगा मुझे? मिस्टर अर्जुन, जानते हो कहाँ बैठे हो? किसके सामने बैठे हो? जानता तो हूं गुरुजी। सर, आपकी जुबान में कहने की इजाजत हो तो कुछ कहूं? इजाजत है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। शट अप। यस सर। लेकिन मैंने जो कहा इजाजत लेकर कहा। पूछो इकबालपुर पहुंचकर तुमने क्या करना है? इकबालपुर पहुंचकर मैंने क्या करना है? फिक्रा मुकम्मल करो। मुकम्मल है। नहीं, मुकम्मल है। सिर से कुछ रह गया है। सर, इकबालपुर पहुंचकर मैंने क्या करना है सर? वहां के कोर्ट में सुदेश बंकाला वर्सेस आदित्यनाथ बंकाला एक तलाक का केस है। तुमने वहां किसी लोकल वकील को पकड़ना है और केस का एग्जैक्ट मौजूदा स्टेटस मालूम करना है। इसके लिए कोर्ट के किसी मुंशी, दफ्तरी, चपरासी की कोई खातिर करनी पड़े तो उसकी तुम्हें पूरी अथॉरिटी है। खातिर समझे? यस सर। कैसे करोगे? जैसे होती है। कैसे होती है? अर्जुन ने अंगूठे और उंगली से सिक्का उछालने का इशारा किया। गुड। इस काम के लिए दरकार कोई मुनासिब रकम साथ लेकर जाना है। यस सर। वो रकम कहां से आएगी? स्कूटर गिरवी रखकर हासिल करूंगा या बैंक में शॉर्ट टर्म लोन अप्लाई करूंगा? नॉनसेंस। रकम तुम अकाउंट्स से हासिल करोगे। वाउचर को एंडोर्स कौन करेगा? तुम फिर भूल गए मालूम होते हो कि तुम कहां बैठो हो, किसके सामने बैठो हो। सारी सर। काम हो जाने के बाद क्या करोगे? जैसे गोली की तरह इकबालपुर पहुंचूंगा, वैसे ही गोली की तरह वापस राजनगर लौटूंगा। वो एक क्षण ठिठका और फिर स्वर को ज्यादा से ज्यादा नाटकीय बनाता हुआ बोला, सर। गलत। सर, तुम्हारा जवाब इतना गलत है कि तुम्हें रियायती पास भी नहीं दिया जा सकता। पता नहीं किसने तुम्हें यहां भर्ती किया है। सर, उसी ने किया है जिसने आपको किया है। शाम हो जाने के बाद इकबालपुर से तुम मुझे रिपोर्ट करोगे, तभी तुम्हें आइंदा हुक्म सुनाया जाएगा। फॉलोड। यस सर। जा सकते हो। यस सर। अर्जुन ने उसे उसकी तरह उंगली का सैल्यूट मारा, मुस्तैदी से घूमा और एक फौजी की तरह लेफ्ट राइट करता वहां से रुखसत हुआ। उसके पीछे दरवाजा बंद होते ही सुनील की हंसी छूट गई। तभी दरवाजा फिर खुला। चौखट और पल्ले में से सिर निकालकर अर्जुन ने भीतर झांका और बोला, पकड़ा। अबे टल न पतीले के ढक्कन। सुनील हंसी पर काबू पाता बोला, जरूरी काम है। अर्जुन हंसता हुआ दरवाजे पर से गायब हुआ। 4 बजे सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। लाइन पर रमाकांत था। कहां पर है? उसने पूछा। ऑफिस में, सुनील ने जवाब दिया। इसीलिए जहां तू है तेरा मोबाइल भी वहां है। इस बार कई बार घर भी तो रह जाता है। ऑफिस में क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? मुझे भूल जाता है कि तू तो नौकर है। नौकरी करता है। क्या खबर है? ओए काकावल्ली, खबर है तभी तो फोन किया है, नहीं तो मैंने तेरे से हाउ डू यू डू क्वाइट वेल थैंक यू करना है। क्या खबर है? तेरे विष्णु मेहता के घोड़े की बाबत मुंबई से एक एन बैजा बैजा खबर आई है। आ भी गई। तेरे वड्डे भापा जी का कमाल है, जिसने बुलाई तो आई वरना मायवी कोई अपने आप थोड़े ही आ गई। क्या? ओए, मुंबई में तो मेहता इंजीनियरिंग वर्क्स के विष्णु मेहता के नाम वारंट निकला हुआ है।
क्या? बिल्कुल चौकस खबर है। ये विष्णु मेहता कंपनी का मैनेजिंग पार्टनर बताया जाता है। एक और कोई आदित्यनाथ बंकाला है, लेकिन वो साइलेंट पार्टनर है। लेकिन सुना है कि साइलेंट पार्टनर के सरमाए से ही वो कंपनी खड़ी की गई थी, जो कि आज की तारीख में खूब फली फूली हुई है। कंपनी की छोड़ो, वारंट की बात कहो। अभी 2 महीने पहले सर्वेश कनौजिया नाम के एक शख्स की विधवी ने तूने बात सुननी है कि नहीं? सुननी है तो टोका टाकी बंद कर। सारी। मैं क्या कह रहा था? हाँ, सर्वेश कनौजिया की विधवी ने मैनेजिंग पार्टनर विष्णु मेहता पर केस किया है कि जिस खास मिक्सर ग्राइंडर की वजह से मेहता इंजीनियरिंग वर्क्स फल फूल रहा है और जो उसकी बुनियाद है, वो असल में उसके जन्नतनशीन खाविंद सर्वेश कनौजिया की ईजाद था, जिसे विष्णु मेहता ने धोखे से हथिया लिया। हाँ, उन दिनों कनौजिया एड्स का टर्मिनल केस था। हमदर्द बनकर विष्णु मेहता उसके घर में घुसा और उसकी ईजाद का प्रोटोटाइप मॉडल खिसका कर ले गया। चोरी से या किसी लालच के तहत, कनौजिया की रजामंदी से या किसी और तरीके से। बहरहाल उसकी विधवी का दावा यह है कि उसके खाविंद के साथ धोखा हुआ, उसे बाकायदा ठगा गया। विष्णु मेहता ने यारमारी की। उसने छल कपट से उसके खाविंद की ईजाद पर काबिज होकर उसका पेटेंट अपने नाम रजिस्टर करवा लिया और उसके दम पर आदित्यनाथ बंकाला के फाइनेंस से मेहता इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की कंपनी खड़ी कर ली, जो कि करोड़ों का बिजनेस कर रही है, जिसमें हैवी एक्सपोर्ट भी शामिल है। कनौजिया को कोई रॉयल्टी, कोई कंपेंसेशन न दी। न। बीवी अब तक खामोश क्यों रही? खाविंद के साथ नहीं रहती थी। कैसी बीवी थी जो मरते खाविंद के साथ नहीं रहती थी? मालको, ऐसा बीवी की वजह से नहीं, खाविंद की वजह से था। वो अपनी बीवी को इस बुरे प्रचार से बचाना चाहता था कि वो अपने किन्हीं कुकर्मों की वजह से HIV पॉजिटिव था और चुपचाप मरना चाहता था। क्या कहने, कुकर्म करते वक्त बीवी याद न आई। कुकर्म ने मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया तो बीवी की नेकनामी की फिक्र होने लगी। ओम कमल्या सुबह का भूला मौत की सौगात के साथ 1-2 साल में घर वापस लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। तन्हा मरने के लिए। हाँ, जबकि ऐसे में लोग बाग बचे खुचे जीवन में जीवन संगिनी का साथ चाहते हैं। खैर, फिर उनकी मौत के बाद उसकी बीवी के कदम उस घर में पड़े थे जो कि एडिया का उसके दिनों का आसरा था। एडिया भाई, जैसे स्मैकिया IC। वहां विधवी को ऐसे कई कागजात, कई नोट्स मिले जिनसे उसे अपने खाविंद की ईजाद की खबर लगी। उसने और जांच पड़ताल की और खोजबीन की तो आखिरकार असलियत उसके सामने खुल गई। आइंदा तहकीकात से उसे ये भी पता चल गया कि यारमार शख्स विष्णु मेहता था। नतीजतन उसने उस पर केस दायर कर दिया। कोर्ट ने विष्णु मेहता के नाम समन जारी कर दिया। पता ये चला है कि विष्णु मेहता समन की सर्विस से बचता रहा था। अब कोर्ट ने उसके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है, जिसकी भनक लगने पर विष्णु मेहता गायब ही हो गया था। उसकी तलाश के लिए पुलिस क्या कर रही है? खास कुछ नहीं कर रही। रूटीन में पुलिस ने उसके मुंबई के 2-3 ठिकानों पर उसका पता किया था और कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी थी कि मुलजिम ट्रेसेबल नहीं था। अब क्या होगा? अब हो सकता है कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर दे। घोषणा भगोड़े के मिल जाने की गारंटी तो नहीं होती। भाई, दस्तूर तो यही है न? दस्तूर से काम हो रहा है? सिर्फ दस्तूर से काम हो रहा है? लाइन पर खामोशी छा गई।
समझ गया मैं तेरी बात। फिर रमाकांत की आवाज आई, फिर फोन करूंगा। ठीक है। सुनील के संबंध विच्छेद करते ही फोन की घंटी फिर बजी। इस बार लाइन पर अर्जुन था। बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूं गुरुजी। वो बोला, क्या कर देते हो फोन को? सर्फ से धो के अवन में रख देता हूं ताकि वो कपड़ों को दाग न लगाए और आखिरी कश तक मजा दे। वो हंसा। अबे फोन का क्या किया जाता है? सुन रहा था और क्या कर रहा था? कहां पर है? मैंने यहां कोर्ट से तमाम जानकारी निकलवाई है और तलाक के उस केस की बाबत दाएं बाएं से और भी जानकारी इकट्ठी की है। गुरुजी, पहली बात तो है कि सेकंड मोशन दाखिल करने के लिए इंतजार का जो 6 महीने का वक्फा होता है वो आज पूरा हो गया है। लिहाजा कल सेकंड मोशन दाखिल की जा सकती है। प्रोसीजर के तौर पर हाँ। क्या मतलब? 6 महीने पहले जब कोर्ट में ये अपील दाखिल की गई थी कि तब तलाक का केस एक तरफा नहीं था, आपसी रजामंदगी से था, तो उसके साथ ही सेकंड मोशन भी दाखिल की गई थी। ऐसा हो सकता है। हो सकता है। केस अगर शुरू से आपसी रजामंदगी से होता तो शुरू में ही फर्स्ट मोशन के साथ सेकेंड मोशन दाखिल की जा सकती थी। अलबत्ता ये मैजिस्ट्रेट की मर्जी होती है कि वो सेकेंड मोशन को तभी कनस करे या न करे। आईसी, इस केस में मैजिस्ट्रेट एक औरत है जिसकी बाबत कहा जाता है कि वो जाती तौर पर तलाक के खिलाफ है, इसलिए आपसी रजामंदगी होने के बावजूद वो सेकेंड मोशन को 6 महीने बाद ही कनस करती है, क्योंकि उम्मीद करती है कि शायद उस दौरान दोनों पार्टियों में कोई सुलह सफाई हो जाए। इसलिए सेकेंड मोशन पर विचार कल होगा, जबकि वो विचार के लिए पेश की जाएगी। पेश नहीं की जाएगी क्योंकि पेश वो पहले से हैं। क्या मतलब? जो सेकेंड मोशन 6 महीने पहले पेश की गई थी वो विड्रॉ नहीं की गई थी, वो अभी भी फाइल में लगी हुई है। लिहाजा इस बाबत जो खाना पूरी होनी है वो पहले ही हो चुकी है। हाँ, तलाक कल ही फाइनल हो सकता है, मैजिस्ट्रेट चाहे तो, वरना वो तलाक को फाइनल किया जाना कबूल करने के बावजूद फैसला अगली तारीख पर सुना सकती है, जो कि कम से कम 2 महीने बाद की होगी, ज्यादा की भी हो सकती है। खाविंद को रिप्रेजेंट करता कोई बड़ा और दबंग वकील हो तो 2 दिन बाद की भी हो सकती है, अगले रोज की भी हो सकती है। और वकीलों की जो फर्म इस केस में मिसेस बंकाला को रिप्रेजेंट कर रही थी उसका नाम के एल कौशल एंड सन्स है, लेकिन काबिले जिक्र बात यह है कि मिसेस बंकाला ने आज उन्हें डिसमिस कर दिया है और अब राजनगर का कोई बड़ा वकील उसके केस की पैरवी करेगा। यहां से जाकर जाहिर है जो कि केस को स्टडी करने में, उसको तैयार करने में और फिर वहां पहुंचने में टाइम लगाएगा, ये भी जाहिर है। तो फिर इकबालपुर कोर्ट में कल ही सुबह तो वो क्या पेश हो पाएगा? उम्मीद नहीं। सुदेश बंकाला का जो पता मैंने बताया था वो वहीं रहती मिली। हाँ, वहीं थी, 12 सनातन रोड पर, बाई दी वे। यहां वो अपने नाम के साथ कोई सरनेम नहीं लगाती, सिर्फ सुदेश बाला कहलाना पसंद करती है। उसके घर पर जो नेम प्लेट लगी है उस पर भी सुदेश बाला लिखा है। उस घर पर उसकी नेम प्लेट का क्या काम? वो तो उसके हस्बैंड का है जिससे वो तलाक हासिल करने के लिए कोर्ट कचहरी कर रही है। ताकत दिख रही, जो हाथ आता लगे उसे कब्जा रही होगी, हो सकता है। बहरहाल अब सुनो, तुमने वहां क्या करना है? अभी भी करना है?
मैंने तो जो करना था कर चुका। नहीं कर चुके? अब क्या करना है? उस औरत की खातिर उसके घर की निगरानी करनी है। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। आ जाएगी। मैं उसे पहचानता कहाँ हूं? जो वहां पहुंचे और ताला खोलकर भीतर दाखिल हो, समझ लेना वो ही वो औरत है। दूसरी पहचान RJ2GA5197 नंबर की सफेद आल्टो है, जिसको ड्राइव करती वो वहां पहुंचेगी। लेकिन गुरुजी, शाम की इस घड़ी? कुछ नहीं हुआ शाम को या उसकी इस घड़ी को। दूसरे, ये थोड़ी देर की ही बात है। जल्दी ही कोई न कोई तुम्हें रिलीव करने के लिए वहां पहुंच जाएगा। अच्छा, हाँ। घर पहुंचकर वो टिक कर बैठे तो तुम्हारा काम आसान है। फिर कहीं चल दे तो तुमने उसके पीछे लगना है। उसकी मौजूदगी में वहां किसी आए गए की भी टोह रखनी है। ठीक है, ठीक है। अर्जुन, बकरी की तरह मिमिया के न बोल। हौसले से बोल, दिलेरी से बोल। ठंड का मौसम है। मेरा यहाँ पुलंदा बंध जाएगा आपकी जुबान में। अभी क्या हो रहा है तुझे? कंपकपी छूट रही है? अभी तो नहीं, लेकिन अगर रात को भी। रात को तुझे रिलीव करने के लिए कोई न कोई वहां जरूर पहुंच जाएगा। मैंने बोला न। पक्की बात? हाँ। फिर क्या बात है? संबंध विच्छेद हो गया। कोठी में कहीं लगे घड़ीपाल ने 9 बजाए। तब तक ड्रिंक्स, डिनर की मेहमानवाजी मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो लोग डाइनिंग रूम में खाली डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। वो लोग थे मेजबान आदित्यनाथ बंकाला, उसका पार्टनर विष्णु मेहता के साथ आया उसका वकील करसन राय चेलानी, बंकाला की सेक्रेटरी ग्रेसी भटनागर, जो खामोशी से वहां होता वार्तालाप शॉर्टहैंड में नोट कर रही थी। सुनील, उसके साथ आया डॉक्टर विनीत पाहुजा, जो MD डॉक्टर था, साइकियाट्रिस्ट था और मलिक साहब के कहने पर, जिसने सुनील के साथ वहां आना कबूल किया था, और चटर्जी एंड मुखर्जी नामक वकीलों की फर्म के सीनियर पार्टनर चटर्जी द्वारा सुनील की दरख्वास्त पर उसके साथ भेजा गया वकील अंशुमान कुंडू। पार्टनरशिप से संबंधित वार्तालाप उस घड़ी इस नुक्ते पर अटका हुआ था कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को किसी भी कैसे भी क्लेम से कानूनी तौर पर, तहरीरी तौर पर मुक्त करें, जिससे विष्णु मेहता के वकील को एतराज था। ये गैर जरूरी है, बेमानी है। चेलानी कह रहा था, मेरा क्लाइंट उसी क्लेम की रिलीज की हामी भर सकता है जो कि पार्टनरशिप से ताल्लुक रखता हो। इस वक्त हम बिजनेस पार्टनरशिप को सेटल या टर्मिनेट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कोई रिलीज जरूरी है तो वो पार्टनरशिप से ही ताल्लुक रखती होनी चाहिए। जनरल रिलीज का क्या मतलब? एतराज भी किस लिए? अंशुमान कुंडू बोला, ऐसे सेटलमेंट केसेज में जनरल रिलीज ही लिखी जाती है। लेकिन वो कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जनरल रिलीज नहीं लिखी जाएगी तो पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी। मेहता साहब, सुनील बोला, बंकाला साहब पर, अपने बिजनेस पार्टनर पर ऐसा कोई दावा है जो पार्टनरशिप क्लेम के दायरे में नहीं आता? चेलानी ने आंखों आंखों में अपने क्लाइंट से मशवरा किया। नहीं। फिर बोला, फिर जनरल रिलीज से एतराज किस लिए? सवाल एतराज का नहीं, जरूरत का है। जो चीज गैर जरूरी है उस पर जोर किस लिए? इसलिए, कुंडू बोला, ताकि मौजूदा बैठक जैसी बैठकों की बार बार जरूरत न पड़े। जो मुद्दा सामने है वो वंस फॉर ऑल खत्म हो। मिस्टर मेहता, पार्टनरशिप के दायरे से बाहर अगर मिस्टर बंकाला के खिलाफ आपका कोई दावा है तो नाम लीजिए उसका। बताइए, क्या दावा है वो?
ये कुछ नहीं बताएंगे। चेलानी उतावले स्वर में बोला, ये खामोश बैठेंगे। इनकी तरफ से जो बताया जाना जरूरी होगा वो मैं बताऊंगा। जो जवाब दिया जाना जरूरी होगा वो मैं दूंगा, क्योंकि ये गूंगे हैं। सुनील बोला, नॉनसेंस, क्योंकि इनके वकील की हैसियत में इनकी जुबान मैं हूं। चिट्ठी दिखाओ, बंकाला दबे स्वर में बोला। चिट्ठी? चेलानी सकपकाया, कैसी चिट्ठी? कुंडू ने अपने सामने पड़ी फाइल में से एक चिट्ठी निकाली और उसे क्लाइंट और वकील दोनों के सामने किया। ये आपके क्लाइंट की मिस्टर बंकाला को लिखी चिट्ठी है, जिससे आपके क्लाइंट मिस्टर मेहता मुकर नहीं सकते। इसमें जनरल क्लेम की बाबत इन्होंने खुद लिखा है। साफ लिखा है कि मुझे इस चिट्ठी की खबर है। चेलानी अप्रसन्न भाव से बोला, लेकिन ये पुरानी है। तब की है जबकि मिस्टर मेहता अपने कानूनी हकूक से पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे। मेहता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अपने वकील की चेतावनी भरी निगाह अपने पर पड़ती पाकर होंठ भींच लिए। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, कुंडू सख्ती से बोला। बट, चेलानी ने कहना चाहा। नो बट, मिस्टर मेहता अगर जनरल रिलीज साइन करना कबूल नहीं करेंगे तो ये पार्टनरशिप कभी टर्मिनेट नहीं होगी, अकाउंट्स कभी फाइनल नहीं होंगे और सेटलमेंट के नाम पर इन्हें एक काला पैसा हासिल नहीं होगा। अपने क्लाइंट को चुप कराकर आप इन्हें एक हैंडसम सेटलमेंट से महरूम रखना चाहते हैं तो पड़े रखते रहिए। एंड दैट इज फाइनल एज फॉर माई क्लाइंट इज कंसर्न्ड। तत्काल मेहता विचलित दिखाई देने लगा। उसने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन चेलानी ने फिर घूरते हुए उसे चुप करा दिया। मेहता बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मैं अपने क्लाइंट से मशवरा करना चाहता हूं। चेलानी उठता हुआ बोला, हम अभी हाजिर होते हैं। उसके इशारे पर मेहता भी उठा और दोनों वहां से रुखसत हो गए। चेहरे पर गहरी टेंशन के भाव लिए बंकाला खामोशी से उन दोनों को वहां से रुखसत होता देखता रहा। फिर एकाएक उसके चेहरे की नसें खींचने लगीं, आंखें झपकने लगीं और हाथ पांव ऐंठने लगे। सुनील अपलक उसका वही हाल होता देखता रहा जो वो दिन में ब्लास्ट के ऑफिस में देख चुका था। उसने हौले से डॉक्टर पाहूजा को कोहनी मारी। डॉक्टर पाहूजा ने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया और फिर उसकी निगाह मेजबान के हर एक्शन को नोट करती उस पर टिक गई। आखिरकार बंकाला का कांपना फड़कना बंद हुआ। उसने खुद को काबू में किया और फिर रुमाल निकालकर चेहरे पर फिराने लगा और मुंह खोलकर खोखली सांसें लेने लगा। मेरे मन की बात कही। फिर वो कुंडू से बोला, और वैसे पुरजोर कही जैसे मैं कहना भी चाहता तो शायद कह न पाता। कमीना मेरे को थूक लगाना चाहता है। ऐसे नाशुके को तो सच में ही काला पैसा नहीं मिलना चाहिए। सुनील, तुमने इन्हें साथ लाकर मेरे पर बड़ा एहसान। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। एक्सक्यूज मी, वो बोला। अपने स्थान से उठा और परे डाइनिंग हॉल के कोने में जाकर उसने कॉल रिसीव की। लाइन पर रमाकांत था। अब कहां पर है? उसने पूछा। सुनील ने बताया। है वो वहां? हाँ है। मालको इसे कहते हैं कुच्छड़ कुड़ी, शहर ढिंढोरा। ठीक। अब क्या इरादा है? किस बाबत? ओए, उसी जमूरे की बाबत जो किसी की ढूंढे नहीं मिल रहा लेकिन तुझे मिला हुआ है। रमाकांत, हम नेक शहरी हैं। मुल्क के कायदे कानून की मदद करना नेक शहरियों का फर्ज होता है। आया वड्डा नेक शहरी। मैंने हम बोला, हम में तुम्हारा भी शुमार है। मेरा हो तो जम जम हो, लेकिन तेरा क्यों हो?
तेरी मेरी कोई एक ही बात है। तू तू है, मैं हूं। ये चुहलबाजी का वक्त है। हला हला, बोल क्या चाहता है। क्या करूं मैं इस बाबत। मुंबई के उस पीढ़ी को विष्णु मेहता की यहां मौजूदगी की बाबत टिप दे दो। फिर जो करना होगा वो खुद करेगा। ठीक है। किसी के इकबालपुर जाने की बाबत कुछ हुआ? अभी नहीं हुआ। ओह, दिल छोटा न कर मां सदके। तू बात को यूं समझ की कर्टसी तेरे वड्डे भापाजी, आंधी आए या तूफान, कर्फ्यू लगे या मार्शल लॉ, पाकिस्तान का हमला हो या चाइना का कल, सुबह सवेरे मेरा कोई न कोई आदमी हर हाल में इकबालपुर में होगा। अब राजी? हाँ। फुल या औना पौना? औना पौना। क्यों भाई, ये नाशुकी बात किस लिए? अर्जुन वहां फंसा हुआ है। मेरा उससे वादा था कि रात को ही कोई उसे रिलीव करने वहां पहुंचेगा। मुझे बताना चाहिए था अपने वादे की बाबत। बताता तो तुम क्या करते? राकेश की शादी रुकवा देते? अरे नहीं तो तुझे सलाह देता। क्या? खुद चला जा, बल्कि अभी भी टाइम है। लानत लानत भेज या कुछ और कर, लेकिन इस बार अपने दोस्त की खता बख्श। मेरे किए सुबह से पहले कुछ नहीं होने वाला। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कर सकेगा? और नहीं तो तुम्हारी राय पर तो अमल कर ही सकूंगा। मेरी राय? खुद चला जाऊंगा। अब छोड़ पीछा इस बात का। जवान लड़का है। अर्जुन इकबालपुर ही गया है, सियाचिन नहीं गया। कोई और बात है? जिस सफेद आल्टो का तूने नंबर बताया था वो किसी मिसेस सुदेश बाला के नाम रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में उसका जो पता दर्ज है वो है 12 सनातन रोड, इकबालपुर। गुड गुड नहीं, काकाबली, परफेक्ट। ये औनी पौनी जानकारी नहीं है, मुकम्मल जानकारी है जो ठा करके तुझे हासिल हुई है। थैंक यू वड्डे भापाजी। मेंशन नॉट टिकाले। सुनील ने संबंध विच्छेद करके मोबाइल जेब के हवाले किया और वापस डाइनिंग हॉल में पहुंचा। चेलानी और उसका क्लाइंट अपने खुफिया मशवरे के बाद वहां लौट आए हुए थे। चेलानी ने संदिग्ध भाव से अपनी जगह पर वापस आ कर बैठते सुनील को देखा। तो क्या फैसला हुआ? सुनील लापरवाही से बोला। मेरा क्लाइंट, चेलानी सावधान लहजे से बोला, जनरल रिलीज के लिए हामी भरना कबूल कर सकता है, बशर्ते कि मिक्सर ग्राइंडर के पेटेंट पर मिस्टर बंकाला सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट का हक मानना कबूल करें। पूरे चांद की रात। किस लिए? अंशुमान कुंडू के माथे पर बल पड़े। किस लिए? ये भी कोई पूछने की बात है? पूछने की बात। भाई, वो इजाद मिस्टर मेहता की है जिसको मिस्टर बंकाला की फाइनेंशियल बैकिंग न हासिल हुई होती तो दिन का उजाला देखना नसीब न होता। आदित्यनाथ बंकाला का सिर स्वयं सहमति में हिला। मुर्गा बांग न दे तो क्या सवेरा नहीं होता? चेलानी तनिक व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। काश आप ये सबक अपने क्लाइंट को पार्टनरशिप डील वजूद में आने से पहले दे पाते। हम इस वक्त यहाँ बीती बातें नहीं, आइंदा बातें डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। मिस्टर मेहता पेटेंट पर अपना हक जताकर क्या हासिल करना चाहते हैं?
वो अकेला पेटेंट की करोड़ों की आइटम है। मेरे क्लाइंट को अगर पेटेंट के बदले की रकम मिल जाए तो वो पेटेंट पर, कंपनी पर, उसकी गुडविल पर अपने बाकी के सब हक छोड़ने को तैयार है। पूरे चांद की रात। कितनी रकम? अकेला पेटेंट ही कम से कम 10 करोड़ की आइटम है, लेकिन 6 करोड़ की इंस्टेंट पेमेंट के बदले में मिस्टर मेहता अपने सारे राइट्स छोड़ने को और जनरल रिलीज लिखकर देने को तैयार हैं। हम आपकी पेशकश पर गौर करेंगे। कल रात डिनर पर फिर मुलाकात होगी। कल रात? मेहता सकपकाया। हाँ, कल रात, कुंडू बोला। कल रात किस लिए? चेलानी बोला, जो फैसला करना है आज ही कीजिए, अभी कीजिए। ये मुमकिन नहीं। अरे साई, मिस्टर बंकाला से तो पूछ लो कि ये मुमकिन है या नहीं। अगर मेरा वकील कहता है ये मुमकिन नहीं, बंकाला बोला, तो मुमकिन नहीं, लिहाजा कल तक वेट करना पड़ेगा। चेलानी बोला। हाँ ठीक है। फिर वो उठ खड़ा हुआ और मेहता से बोला, आओ भाई, जरा ठंडी हवा खाए। पूरे चांद की रात। मेहता उठा और चुपचाप अपने वकील के साथ हो लिया। व्हाट द हेल? उनके निगाहों से उछल होते ही पीछे बंकाला भुनभुनाया, जो सेटल करना था आज कर डालना था। बड़ी हद रकम पर कोई बार्गेन कर लेना था। फैसला कल तक क्यों टाल दिया? क्योंकि कुंडू सहज भाव से बोला, जल्दबाजी का फैसला अच्छा नहीं होता। लेकिन वकील साहब ने उसूलन एक बात कही है। सुनील बोला, व्यवहारिक तौर पर भी इस फैसले को टालना ही माकूल कदम था। क्यों भला? क्योंकि आपका मैनेजिंग पार्टनर चोर है, ठग है, उठाई गिरा है, यारमार है। क्या मतलब? जिस मिक्सर ग्राइंडर को वो अपनी ईजाद बताता है, वो उसकी अपनी ईजाद नहीं है। उसने चोरी के माल को अपना बताकर आपसे फ्रॉड किया है, जिसके लिए आपको उस पर धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा करना चाहिए। क्या कह रहे हो? बंकाला हकबकाया सा बोला। पूरे चांद की रात। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आपकी स्टार प्रोडक्ट असल में सर्वेश कनौजिया नाम के एक शख्स की ईजाद है, जो कि अपनी मेहनत का कोई फल चख पाने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये एक बड़ा धोखा है जो विष्णु मेहता ने पहले अपने मजबूर लाचार दोस्त के साथ किया और फिर आपके साथ किया। धोखा ऐसे शख्स की फितरत में होता है जो कि आइंदा भी बाज आया नहीं रह सकता। इसलिए फौरन आपको अपनी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट कराने चाहिए। ऑडिट से अगर ये बात सामने आई कि आपका क्रुप्ट पार्टनर धीरे धीरे कंपनी का लाखों रुपया सरका चुका है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। वंस ए थीफ, कुंडू बोला, ऑलवेज ए थीफ। एग्जैक्टली। बंकाला साहब, मौजूदा हालात में आप को पार्टनरशिप खत्म करने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर को जेल भिजवाने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा हुआ तो कैश सेटलमेंट की बात ही खत्म हो जाएगी। वो जुदा मसला है, बंकाला भड़का, लेकिन उस ने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला और इतने साल तक उस झूठ पर पर्दा डाले रखा। जाहिर है, सुनील बोला, ऐसे कमीने का छुट्टा घूमने का क्या काम। अब ये
गिरफ्तार होगा और जेल जाएगा। मैं अभी उससे बात करता हूं। पूरे चांद की रात। आप खातिर जमा रखिए जनाब, जेल तो वो वैसे ही जाएगा। वैसे कैसे? मिक्सर ग्राइंडर के मूल आविष्कारक सर्वेश कनौजिया की विधवा ने मुंबई में उस पर कोर्ट केस कर भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से उसका वारंट गिरफ्तारी पहले से निकला हुआ है। ओह, उसके यहां आने के पीछे अहम मुद्दा ही ये है कि वो आपसे जो भी रकम झटक सके झटक ले और फरार हो जाए। इसी वजह से उसका इंस्टेंट पेमेंट पर जोर है। इसी वजह से अगर फैसला फौरन हो, माल फौरन हाथ में आए तो उसे अपनी मांगी रकम की घटबढ़ भी मंजूर होगी। तभी उसके वकील का इस बात पर जोर था कि मैंने जो फैसला करना था आज ही करूं, अभी करूं। एग्जैक्टली। तो अब क्या किया जाए? ये भी कोई पूछने की बात है। इसको किसी भी बहाने तब तक यहां अटका के रखना होगा जब तक कि मुंबई से इसके नाम जारी हुआ वारंट इसे सर्व न हो जाए। वो कैसे होगा? वैसे ही जैसे होता है मुंबई पुलिस के पास विष्णु। पूरे चांद की रात मेहता की यहां मौजूदगी की टिप पहुंच चुकी है। कैसे कैसे पहुंच चुकी है? एक उड़ती चिड़िया ने पहुंचाई। क्या जनाब, आप आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ क्यों गिनते हैं? इस बात को खातिर में लाइए कि आप एक मेजर जिम्मेदारी से सस्ते में छूट रहे हैं। कबूल। लेकिन मेरी मेजर प्रॉब्लम कोई और है, कहीं और है। उसको भी हल हुआ ही समझिए। वो कैसे? आपकी जानकारी के लिए आपकी बीवी ने अपने इकबालपुर वाले वकीलों को डिसमिस कर दिया है और यहां राजनगर के एक बड़े वकील को एंगेज किया है। कोर्ट में तलाक की बाबत सेकंड मोशन दाखिल करने का 6 महीने का वक्फा भी आज मुकम्मल हुआ है और सेकंड मोशन कल गौर किए जाने के लिए पहले से ही दाखिल दफ्तर है। ये महज एक औपचारिकता है जिस पर मैजिस्ट्रेट फौरन अपना फैसला सुना सकता है। आपकी बीवी का नया वकील मुझे उम्मीद नहीं कल वहां कोर्ट में पेश हो पाएगा, लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं कि आपके वकील की दरख्वास्त पर ही तलाक की फाइनल डिक्री कल ही जारी हो जाए। ऐसा न हुआ तो भी एक तरीका है जिसके तहत आप फौरन शादी कर सकते हैं। वो कौन सा? आपको मालूम है, क्योंकि आप ही की वजह से तो मुझे मालूम है। आपने खुद फरमाया था कि आप आदिवासी हैं और बहुपत्नीवाद आपके कुनबे में सदियों से चला आ रहा ऐसा रिवाज है जिसमें मुल्क का कायदा कानून भी दखलंदाज नहीं हो सकता। ओह, अगर सच में ऐसा है तो आप जब चाहें दूसरी शादी कर सकते हैं। भाई, वो काम इतना आसान नहीं। क्यों भला? वो शादी मैं जब चाहे कर सकता हूं, लेकिन जहां चाहे नहीं कर सकता। वो शादी मेरे आदिवासी कबीले का धर्मगुरु ही करा सकता है और इसके लिए उसके पास हाजिरी भरना जरूरी है। वो कहां पाया जाता है? जामनगर के करीब बंकाला में, जो कि मेरे पुरखों का गांव है और जिसके वासी होने की वजह से हम बंकाला कहलाते हैं। वहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, वीजा लगवाना पड़ता है। अरे नहीं भाई, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको शादी बनाने की जल्दी है तो उड़ के वहां पहुंच जाइए। यार, इतनी मामूली बात मुझे क्यों नहीं सूझी? आपने बड़ी समस्या का बड़ा हल सोचता शुरू कर दिया, इसलिए छोटे हल की तरफ तवज्जो न गई।
यही बात है। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, अब तुम्हारी राय में मैं क्या करूं? वो मैडम अब कहाँ हैं जिससे शादी से आप शादी बनाना चाहते हैं? रचना यही है। उनको आनन फानन शादी से कोई एतराज होगा? जरा भी नहीं। बंकाला जाके आदिवासी तरीके से शादी से एतराज होगा? नहीं। रचना को हर वो बात कबूल है जो मुझे कबूल है। इस बात का बहस करेंगी कि नॉर्मल कोर्स में यूं की शादी बिगेमस करार दी जा सकती है। करेगी तो मैं समझा लूंगा। फिर क्या प्रॉब्लम है? उड़ जाइए अपने कबीले की ओर। चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम करने में टाइम लगेगा। घंटों में ही तो लगेगा, दिनों में तो नहीं लगेगा। फ्लाइट चार्टर करना तो छोटी बात है। आप तो चाहें तो घंटों में नया प्लेन खरीद सकते हैं। मैं करता हूं कुछ। सब कुछ कीजिए। सुबह सवेरे उड़ जाइए। 2.5-3 घंटे में आप जामनगर में होंगे। उसके बाद बंकाला पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा वो आप जाने। 1.5 घंटा। बढ़िया। आप वहां पहुंचिए। पीछे कुंडू साहब ऐसा प्रबंध करेंगे कि इकबालपुर से आपकी बीवी की अपनी तलाक की अर्जी वापस लेने की कार्यवाही शुरू होने से पहले पहले से दाखिल सेकंड मोशन की बिना पर फाइनल डिक्री हो जाए। ऐसा हो गया तो आप फौरन खबर कर दी जाएगी, जिसके लिए कम्युनिकेशन का जो जरिया हो वो पीछे समझा के जाएगा। अगर तलाक मंजूर हो गया तो आप जैसे मर्जी नई शादी बनाने के लिए आजाद होंगे। उसमें कोई फच्चर पड़ गया तो आपको आदिवासी तरीके से शादी करने से कौन रोकेगा? बंकाला में कोई नहीं। सो डियर बरखुरदार, तुमने तो एक मेजर प्रॉब्लम को बल्कि दो को चुटकियों में हल कर दिखाया, जबकि तुम वकील भी नहीं हो। लेकिन वकीलों की मुतवातर सोहबत की वजह से 3/4 नहीं तो सेमी वकील बराबर हूं। कुंडू हंसा। अब तो मैं इस गुड ओमेन ही कहूंगा कि मेरी तुम्हारे बॉस से मुलाकात न हुई। मलिक साहब ने मेरे से कहीं ज्यादा आला दिमाग पाया है और उनका दुनियादारी का तजुर्बा मेरे से कहीं ज्यादा वसी है, जो कि इस बात से भी उजागर है कि उन्होंने अपनी पावर्स तुम्हें डेलीगेट की, किसी काले चोर को नहीं। सुनील अदब से हंसा। ग्रेसी। बंकाला एकाएक अति व्यस्तता दिखाता बोला, स्टैंड अप एंड मूव। हमें कई काम करने हैं, बहुत तैयारियां करनी हैं। यस सर। सेक्रेटरी ग्रेसी भटनागर तत्पर स्वर में बोली और चाबी लगे खिलौने की तरह उठकर खड़ी हुई। दोनों लंबे डग भरते वहां से रुखसत हो गए। पीछे डॉक्टर विनीत पाहूजा, वकील अंशुमान कुंडू और सुनील बैठे रह गए। तुम्हारी बातों से लगता है, पीछे कुंडू सुनील से बोला, कि कल सुबह इकबालपुर कोर्ट में मुझे ही पेश होना पड़ेगा। आपको जहमत तो होगी, सुनील बोला, लेकिन हाँ। पक्की बात? हाँ। फिर मेरा यहाँ रुकना गलत होगा। मैं चलता हूँ। सुबह सवेरे निकल ले तो। नहीं, गाड़ी ठीक से चला लेंगे ना?
फिर मेरा यहाँ रुकना गलत होगा। मैं चलता हूँ। सुबह सवेरे निकल ले तो। नहीं, गाड़ी ठीक से चला लेंगे ना? डोंट यू वरी। फिर आपकी मर्जी। रुखसत पाने के लिए मैं मेजबान को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं समझा दूंगा। गुड। वकील ने डॉक्टर की तरफ देखा। मैंने गिलास हाथ में थामते ही सोच लिया था। डॉक्टर खेदपूर्ण स्वर में बोला कि घर नहीं जाना, इसलिए अपनी लिमिट क्रॉस कर गया। मेरे को तो यहीं बैठे बैठे नींद आ रही है। वेल, गुड नाइट देन। गुड नाइट सुनील। गुड नाइट सर। हैप्पी जर्नी। वकील वहां से रुखसत हो गया। अब आप बताइए पाहूजा साहब, पीछे सुनील बोला, आप क्या कहते हैं? किस बाबत? आपको मालूम है किस बाबत? आपके सामने हमारे मेजबान को जो दौरा सा पड़ा था, उस बाबत। हमारा मेजबान कारखानेदार बनने से पहले क्या थिएटर करता था? क्या मतलब? वो दौरा फर्जी था, स्टेज मैनेजर था, एक्टिंग था। पक्की बात? हाँ। शक की कोई गुंजाइश नहीं। कतई कोई गुंजाइश नहीं। वो हाथ पांव ऐंठने लगना, चेहरे की नस खींचना, पलकें झपकना, सब ड्रामा था। पक्का? कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई नर्वस डिसऑर्डर नहीं। जीरो। मैं अपनी तमाम मेडिकल नॉलेज दांव पर लगाकर ये दावा कर सकता हूं कि उस शख्स को ऐसी कोई अलामत नहीं जिसकी वजह से कि वो तमाम हरकतें उसके जिस्म में होती। वो सब उसका फरेब था। क्यों? क्यों का जवाब मेरे पास क्यों कर होगा? उस स्टंट की कोई वजह तो होनी चाहिए। जिसकी बीवी उसे सिरफिरा करार देने पर तुली हो, वो ऐसी हरकतें करेगा तो कैसे बोटेगी? कैसे वो दावा कर पाएगा कि वैसी कोई बात नहीं थी? वो एकदम नॉर्मल था। वो ही जाने। ऊपर से तुरा ये उसी की राय थी कि मैं अपने साथ किसी डॉक्टर को लेकर आऊं जो उसे ऑब्जर्व करके या उसका मुआयना करके स्थापित कर सके कि वो पागल नहीं था। कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपने इस ड्रामे का एक कदरन ज्यादा काबिल-एतबार गवाह चाहता था। इसी वजह से मेरे सामने ड्रामा करने में अति कर दी। ये भूल गया कि ऐसे मामलों में डॉक्टर को बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है। और डॉक्टर भी कोई पास पड़ोस का आम डॉक्टर नहीं, जो कि आजकल फैमिली फिजिशियन के फैशनेबल नाम से जाना जाता है। एक एमडी डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट। किस फिराक में है पट्टा? सुनील बड़बड़ाया। डॉक्टर ने अनभिज्ञता जताने के लिए कंधे उचकाए। नींद में उठ के चलने लगता है। क्या वो भी ड्रामा होगा? वो हो सकता है ड्रामा न हो। ड्रामा न हो तो क्या हो? अलामत? अचेतन मन की स्वक्रिया से उत्पन्न होने वाली बीमारी। अलामत पर, बीमारी पर सितारों की गर्दिश के असर का क्या मतलब? भई, कोई साइंटिफिक मतलब समझाना तो मुश्किल है, लेकिन कहते जरूर हैं कि ऐसे लोगों पर पूरे चांद का कोई असर होता है, जैसे समुद्र पर होता है। जैसे समुद्र की लहरें चांद के घटने बढ़ने के मुताबिक उठती गिरती हैं, वैसे हमारा मेजबान सोता जागता है। अब क्या कहूं? सिर्फ सोता जागता ही नहीं है, सोते में हाथ में घातक हथियार लेकर फिरता है। खतरनाक आदत है। बहरहाल हैरानी की बात यह है कि शख्स पहले तो बाजरिया काबिल डॉक्टर ये स्थापित करना चाहता है कि वो दीवाना नहीं है, और फिर दीवानगी की फरमाइशी दर्शनी हरकतें करता है। तुम कहते थे कि जिस लड़की से वो अब शादी करना चाहता है, वो खुद डॉक्टर है। हाँ, है तो सही। तो वो ही उसको अपने होने वाले हस्बैंड को अटेंड क्यों नहीं करती? पता नहीं। हो सकता है वो उस मर्ज को अटेंड करने के लिए कम्पिटेंट न हो।
उसकी स्पेशलिटी कोई और हो? गायनाकोलॉजिस्ट तो नहीं। गायनाकोलॉजिस्ट होती तो बंकाला की डॉक्टर क्यों कर होती। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही पूरे चांद की रात के अगले भाग में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।